ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। 24 ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜੁਟਣਗੇ। 2024 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2024 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਡਿਨਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਟਨਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 13 ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਗੇੜ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 24 ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ 2024 ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। 2023 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2024 ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ 2024 ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਬੈਠਕ ਹੈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਿਨਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। 2024 ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਏ, ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏ, ਕੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਏਗਾ, ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। अपोजिशन, सारे अपोजिशन को, फिर अपोजिशन आए कहां से उनके पास? सारे अपोजिशन को अकेले ही भारी है। तो मैं एक ही काफी हूं बोले तो फिर क्यों 30 लोग पार्टियों को जमा रहे? और वो 30 पार्टी के नाम तो बताओ आप। वो 30 पार्टी के लोग इलेक्शन कमेटी में या इलेक्शन ऑफिस में रजिस्टर करे सो है क्या यूं ही बुला रहे सबको? तो ये तो मालूम होने दो। और हमारे पास जो भी लोग हैं वो लोग हमेशा हमारे साथ हैं। हम हमेशा पार्लियामेंट के वक्त भी मिलके काम करते हैं, बाहर भी मिलके काम करते हैं। और अब बेंगलुरु में भी सभी पार्टियां वहां पर आई है। हम जो कर रहे हैं वो देख के वो घबरा गए हैं और घबरा कर वो जो पार्टियां में एक टुकड़ा हुआ था, 2 टुकड़े हुए थे, 3 टुकड़े सबको जमा रहे और उनको जमा के वो अपनी संख्या उसमें भारी संख्या दिखाने की कोशिश कर रहे। तो वो कोई काफी महत्व का नहीं। सर पवार साहब अब आ रहे हैं ऑफिशियली अपोजिशन की मीटिंग में, पहले भी थे वो? नहीं, वो पहले भी आ रहे थे, सभी प्रोग्राम हुआ था, लेकिन असेंबली आज शुरू हो रहे हैं। प्रधानमंत्री और बीजेपी भोखलाई हुई है कि पटना के बैठक के बाद अचानक प्रधानमंत्री को एनडीए का ख्याल आया। एनडीए में नई जान फूंकने की अभी प्रयास हो रही है। अब तक तो एनडीए का जिक्र नहीं हुआ करता था। अचानक कुछ 4-5 दिनों से हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि एनडीए की बैठक कल बुलाई गई है। तो ये अचानक एनडीए जो एक भूत बन गया था उसमें एक नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है और ये पटना सम्मेलन का एक नतीजा है। वो कोई साधारण गतिविधि नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। और कल की गतिविधियां ये साफ कर देती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी 2024 में वापस नहीं आ रहे हैं। बीजेपी 2024 में सरकार नहीं बनाने जा रही है और इस देश ने अब बाय बाय मोदी जी कह दिया है। कल की गतिविधियों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश के तमाम लोग आज बेरोजगारी से, महंगाई से छुटकारा चाहते हैं। लोगों ने क्यों वोट दिया था बीजेपी को? कोई क्यों वोट डालता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को? ये सोच के डालता है
कि अगर ये राजनीतिक दल जिसको मैं वोट डाल रहा हूं इसकी सरकार बनेगी तो हमारी जिंदगी बेहतर होगी, देश में बेरोजगारी कम होगी, हमारे घर के बच्चों को अच्छी नौकरी मिलेगी, महंगाई कम होगी और हमारी जेब में 4 पैसे बचेंगे। लेकिन इस सरकार ने महंगाई का आलम वो कर दिया कि जो पेट्रोल 50 रुपए पे बिकता था आज 110 रुपए प्रति लीटर पे बिक रहा है। जो टमाटर 25-30 रुपए प्रति किलो मिला करते थे आज बाजार में 250 रुपए पे मिल रहे हैं। अदरक 400 रुपए पे मिल रही है। बैठक है 2024 को लेकर है, क्या कुछ रणनीति रहेगी आम आदमी पार्टी की? क्योंकि आप लोग कहते रहे कि जब तक कांग्रेस पार्टी यह स्पष्ट न करे कि वो पूरी तरह से विरोध करेंगे, ऐसा ना हो कि जीएसटी देखिए हो कि उनके सांसद देखिए दिल्ली का जो काला अध्यादेश है इसे केवल दिल्ली के चश्मे से देखना एक गलती होगी। इसे आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें। दिल्ली में तो भाजपा ये एक प्रयोग कर रही है। अगर ये दिल्ली ऑर्डिनेंस, दिल्ली का अध्यादेश दिल्ली में ये प्रयोग किया जा रहा है, अगर ये सफल हो जाता है तो बीजेपी इसे भारत भर में लागू करेगी, पूरे हिंदुस्तान के हर गैर भाजपा सूबे में लागू कर एक एक सरकार को ध्वस्त करेगी। सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उनके विचाराधीन आने वाले जो विषय हैं उनको खींच लेगी और सारे सरकारों को, गैर भाजपा सरकारों को नपुंसक करने का काम करेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस काले अध्यादेश को रोकना बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पे तमाम राजनीतिक दल साथ आए, सबने विश्वास जताया कि हम सब मिलकर इस अध्यादेश का मुकाबला करेंगे। और उसी श्रृंखला में कल कांग्रेस ने भी अपनी जो पोजीशन है उसे सार्वजनिक तौर पर रखा है, बात क्लियर कर रही है। हम दिल्ली की 2 करोड़ आबादी के ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप लोग संतुष्ट है कांग्रेस की स्टैंड से या कुछ और क्लियरिटी चाहते हैं कि वो एक व्हिप जारी करें मतलब संसद सत्र शुरू होने से पहले? नहीं, वो मुझे लगता है वो सारी चीजें जब सदन शुरू होगा तो बैठकर इन सारे विषयों पे चर्चा होगी और मुझे विश्वास है कि एक सकारात्मक दिशा में इन सारी चर्चाओं को हम लेकर जाएंगे और सफल होंगे। आप लोग चर्चा करेंगे आजकल की बैठक में? देखिए, बैठक में क्या होगा वो तो बेंगलोर में जाकर पता लगेगा। पहले कुछ एजेंडा तो तय हुआ? जो एजेंडा होगा वो फिर हम आपको बैठक के बाद बताएंगे। पहले ऐसे कैमरा पे बातचीत करते हुए बताना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन और आगे का एजेंडा उस मीटिंग में तय होगा कि आगे इस विपक्षी एकता को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे 2024 के लिए तैयारी करनी है, वो सारे विषय बैठक में तय होंगे। लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न था, एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे लिए ये काला अध्यादेश है जो 5 सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ, दिल्ली की जनता के खिलाफ और लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ लाया गया। देखिए, कम से कम भाजपाइयों ने अब ये स्वीकार किया कि उनको भी गठबंधन की जरूरत है। अकेले मोदी जी के चेहरे पर और अकेले मोदी के नाम पर करिश्मा करके हर चुनाव नहीं जीता जा सकता। ये तो खुद आरएसएस ने मान लिया, उनके मुखपत्र ने लिख के दिया। तो 2 गठबंधन के बीच में चुनाव होगा, एक बीजेपी का एनडीए का गठबंधन और जो दूसरा गठबंधन उनसे चुनाव लड़ने के लिए बनेगा। मोदी जी की सरकार 9 वर्षों में पूरी तरीके से फेल साबित हुई है, उनका रिजल्ट 0 है और इसके खिलाफ जो गठबंधन बनेगा वो देश के सामने एक नया स्वरूप, नया विकल्प लेके आएगा। तो मैं समझता हूं कि उस पर लोग ज्यादा भरोसा करेंगे। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਗੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਖੜਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਲਿਕਾ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ, ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਲਿਕਾ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦਾ ਟਵੀਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਖੜਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਖ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ।